हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। तो कल अपन ने पढ़ लिया था फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एग्रोमेट्रोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स। तो आज अपन वहीं से शुरुआत करते हैं। आज अपन एग्रोमेट्रोलॉजी का कुछ पार्ट कवर करेंगे। पार्ट में क्या क्या है उस पार्ट में अपन कवर करेंगे। आज पढ़ेंगे अपन एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में कौन चार चार प्रकार की लेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर मेनली ये होती है। और जो सबसे लास्ट वाली होती है उसको बोलते हैं एक्जियोस्फेयर। एक्जियो मतलब बाहर का, एक्जियोस्फेयर। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ यहाँ पे और समझा देता हूँ कैसे क्या होता है इसमें, फिर इसको थ्योरी को पढ़ लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है दोस्तों, आप लोग समझ जाना। ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फियर, यहाँ बीच में होता है स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे लिख देता हूँ मैं स्ट्रेटोस्फियर का। और यहाँ पे होता है मीजोस्फियर, बीच में मीजोस्फियर। और यहाँ पे होता है थर्मोस्फियर, इसका टी लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रोपोस्फियर होती है सबसे निचली लेयर होती है। ट्रोपोस्फियर जो होती है एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर होती है। और जो वेदर में जो फिनोमेना होती है लाइक रेन, क्लाउड, वो 80% कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। जो भी घटनाएं होती है मौसम में, वातावरण में, वो सब कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। और ट्रोपोस्फियर में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रोपोस्फियर इधर जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इधर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ हाइट। मतलब ये इधर आ रहा है मतलब कम हो रहा है, इधर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। तो ट्रोपोस्फियर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फियर में हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर वैसा ही मीजोस्फियर में भी हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और थर्मोस्फियर में इंक्रीज होता है। तो ट्रोपोस्फियर और मीजोस्फियर में सेम होता है और स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर में सेम होता है। ये ट्रिक हो गई। मतलब आपको स्ट्रक्चर बना के देख लेना है, ऐसे जाएगा तो कम होगा और ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, बात कर लेते हैं क्या लिखा है। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर इज द एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू हाइट ऑफ 8 से 8 टू 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। मतलब ट्रोपोस्फियर कहाँ तक फैली होती है, अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक इक्वेटर तक फैली होती है। सबसे लोवेस्ट पार्ट है और ट्रोपोस्फियर वार्मेस्ट सबसे गर्म पार्ट है। द ट्रोपोस्फियर इज द डेंसिटी पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। डेंसिटी मतलब इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसी पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था जो वेदर की फेनोमिना होती है 80% इसी में होती है। इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये अपने बात कर ली। आल ये मैंने आपको बता ही दिया। जो वेदर की फेनोमेना होती है उसमें लाइक रेन हो गया, क्लाउड हो गया, फॉग हो गया, ड्यू हो गया, सब इसी लेयर में होती है। ट्रोपोस्फियर कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ द मास ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब जो टोटल एटमॉस्फेयर है उसका 85% मास जो होता है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है। और द टेम्परेचर एट द बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फियर इज अबाउट, कितना टेम्परेचर होता है बाउंड्री पे, 60 डिग्री सेल्सियस। द ट्रोपोपॉज फॉर द बाउंड्री बिटवीन, जो ट्रोपोपॉज होती है वो कहाँ, बाउंड्री किसके बीच में, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो बाउंड्री बनाने का काम करे उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज को, बाउंड्री को ट्रोपोपॉज बोलते हैं। दूसरी लेयर देख लेते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, ट्रोपोपॉज यानी 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर फैली होती है। इसमें क्या होता है, हाइट, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है।
दूसरा क्या लिखा है, इट इज डस्ट फ्री क्लाउड फ्री वार्मेस्ट लेयर। ये वार्मेस्ट लेयर होती है, डस्ट फ्री और क्लाउड फ्री होती है। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन अबाउट 50% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास। जो उसमें कितना, ट्रोपोस्फेयर कितना एटमॉस्फेयर मास 85% और स्ट्रेटोस्फेयर कितना 50%। और इसमें क्या लिखा है, द प्रेशर ऑफ दिस लेयर इज 1/1000 ऑफ सी लेवल। इसमें प्रेशर कितना होता है, 1/1000 ऑफ सी लेवल के बराबर इसमें प्रेशर होता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर थिकर एट पोल, मतलब पोल पर ये थिकर मोटी होती है और कुछ टाइम कभी कभी ये एब्सेंट भी होती है। कहाँ पे, इक्वेटर पे। स्ट्रेटोस्फेयर पोल पे मोटी होती है और कभी कभी ये एब्सेंट भी होती है। कहाँ पे, इक्वेटर पे। ध्यान रखना दोस्तों, याद करने वाली चीज़ें इनको याद रखना है। ओवर 91% ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन इज प्रेजेंट इन दिस। इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसमें 91% एटमॉस्फेयर में जितनी भी ओजोन होती है उसकी 91% कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। तीसरी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये स्ट्रेटोपोज यानी 50 किलोमीटर से लेकर 80 to 85 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है, जैसा कि ट्रोपोस्फीयर में होता है। मैंने बताया था आपको, ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर में सेम होता है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज हाइट लिखा है। नीचे क्या लिखा है, मीजोपोज इज द बाउंड्री बिटवीन मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ये बाउंड्री बनाती है कौन, मीजोपोज। किसके बीच में, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में। एट द टॉप ऑफ मीजोस्फीयर वेयर द टेम्परेचर इज मिनिमम। जो मीजोस्फीयर होता है उसमें जहाँ टेम्परेचर होता है मिनिमम होता है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। मेन टेम्परेचर कितना होता है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है कौन सा, मीजोपोज। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे, मीजोपोज पे। याद रखना दोस्तों उसको। और देख लेते हैं। अब सबसे लास्ट जो लेयर होती है वो आती है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ। इन दिस थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट फ्रॉम मीजोपोज टू थर्मोपोज। कहाँ से, मीजोपोज से थर्मोपोज से। आफ्टर द कांस्टेंट विथ हाइट, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है, मतलब स्थायी हो जाता है हाइट के साथ में। कहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मीजोपोज से लेकर थर्मोपोज तक। उसके बाद में ये जो है कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है हाइट के साथ में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इन दिस लेयर फ्रॉम 320 किलोमीटर टू 380 किलोमीटर। टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर इज द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर का जो टॉप होता है और बॉटम होता है एक्जोस्फीयर का, उसको बोलते हैं एक्जोस्फीयर। जो सबसे लास्ट लेयर होती है, वैसे तो मेनली 4 ही होती है, लेकिन ये सबसे लास्ट वाली बाउंड्री जो होती है, मैंने आपको जो बताया था सबसे लास्ट वाली बाउंड्री, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा था कि ये होती है थर्मोस्फीयर। इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री उसको बोलते हैं एक्जोस्फीयर। इसको बोलते हैं एक्जोस्फीयर। तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर इज द बॉटम ऑफ द एक्जोस्फीयर। एक्जोस्फीयर का जो बॉटम होता है उसको बोलते हैं एक्जोबेस बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, उसको बोलते हैं एक्जोबेस बोलते हैं। द आइनोस्फीयर इज प्रेजेंट इन दिस। आइनोस्फीयर, अब कोई बोले ओजोनोस्फीयर किस में प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन पूछ लिया तो किस में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर। और आइनो लेयर किस में प्रेजेंट होती है, तो वो होती है थर्मोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू आइनोस्फीयर। जो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो कम्युनिकेशन, वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, आइनोस्फीयर के द्वारा। आइनोस्फीयर किस में होती है, थर्मोस्फीयर में। अब एक्जोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 5वीं लेयर है, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। सबसे बाहरी लेयर एटमोस्फेयर की, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेनली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। किससे बनी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम की बनी होती है। कौन, एक्जोस्फीयर। इसको ध्यान रखना दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं, ये आपको याद करने हैं। क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मीजोपोज और थर्मोपोज रिमेन कांस्टेंट। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को कि जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर,
इनमें टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो ट्रोपोपोज होती है, जो किसके बीच में होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में जो होती है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच में होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। और मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में होती है उसको मीजोपोज बोलते हैं। और जो एक्जोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में होती है थर्मोपोज बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, याद रखना इस चीज़ को। आगे देख लेते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज 14 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस। मतलब जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस का वो कितना होता है, 14 या 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है, इसमें समझाने जैसी और कोई समझाने लायक कोई पॉइंट रहेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब क्या लिखा है, 50% तो एटमॉस्फेरिक मास इज बिलो हाइट ऑफ 5.6 किलोमीटर। पहले तो अपन ने क्या देखा, जो एटमॉस्फेरिक मास होता है उसका 85% किस में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। 85% मास ट्रोपोस्फियर में होता है, 15% किस में होता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है। तो इसमें क्या लिखा है, 50% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास इज बिलो हाइट ऑफ 5.6 किलोमीटर। मतलब जो 50% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास होता है वो कितनी हाइट, 5.6 किलोमीटर के नीचे होता है। और 90% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास इज बिलो हाइट ऑफ 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर से नीचे जो हाइट होती है उसमें कितना, 16 किलोमीटर जो हाइट होती है उससे नीचे 90% एटमॉस्फेरिक जो मास होता है 90% किसमें होता है, 16 किलोमीटर नीचे होता है। इसलिए तो मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फियर में सारी वेदर फिनोमेना होती है, ड्यू, फॉग, क्लाउड, रेन, सारी जितनी भी वेदर की घटनाएं होती है मौसम की, वो सब कहाँ होती है, वो होती है ट्रोपोस्फियर में। ओवर 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास इज बिलो हाइट ऑफ 40 किलोमीटर। इसमें 40 किलोमीटर नीचे में जो 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास होता है 40 किलोमीटर के नीचे। 40 किलोमीटर के नीचे में दो लेयर आ गई, कौन कौन सी लेयर आ गई अपनी, पहली तो ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर। एयर डेंसिटी एट सी लेवल अबाउट 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये याद करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। एयर डेंसिटी एट सी लेवल अबाउट 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, याद रखना इस चीज़ को। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज हाइट। अच्छा पॉइंट है, जो एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है इंक्रीज विथ हाइट, ये अपन ने पढ़ ही लिया है। तभी तो जो सबसे निचली लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा डेंसेट पार्ट होता है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके ऊपर जब अपन जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में उसमें थोड़ी सी डेंसिटी होती है, उसके बाद कम होती जाती है। वही चीज़ यहाँ लिखे है। क्लाउड्स के बारे में लिखा है, क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर एंड इमिटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर और इमिटर कौन है इंफ्रारेड रेडिएशन का, तो क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर भी है और इमिटर भी है। किसका, इंफ्रारेड रेडिएशन का। एब्जॉर्ब मतलब उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर का, किसको, इंफ्रारेड रेडिएशन को। आगे बढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे अपन मानसून के बारे में। मानसून क्या होता है, सबसे पहले तो देख लेते हैं मानसून कौन सी भाषा से लिया गया है। जैसे एग्रीकल्चर लैटिन से लिया गया है, एग्रीकल्चर लैटिन से लिया गया है। मेट्रोलॉजी ग्रीक से लिया गया है। वैसे ही मानसून कौन से वर्ड से लिया गया है, मानसून, द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। किससे लिया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार, किससे लिया गया है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है। और इसकी अरेबिक वर्ड के कौन से, मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सीजन। उसका मतलब होता है सीजन। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखना, जो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड के मौसम वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। आगे देख लें। इट इज द सीजनल रिवर्सल विंड डायरेक्शन ओवर द अर्थ सरफेस ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड ओशियन। आगे देख लेते हैं। ऑन द अर्थ रोटेशन, मानसून विंड ब्लो फ्रॉम, जो मानसूनी हवाएं होती है वो कैसे बहती है, ब्लो कोल्ड टू वार्म रीजन, बिकॉज कोल्ड एयर टेक अप मोर स्पेस देन वार्म एयर। जो मानसूनी हवा होती है वो कैसे चलती है, वो चलती है ठंडे रीजन से गर्म रीजन की ओर, कोल्ड टू वार्म रीजन। क्यों, क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती है वो उनको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, और जो गर्म हवा होती है उनको कम स्पेस की आवश्यकता होती है।
इसलिए जो मानसून की जो हवा होती है ज़्यादा स्पेस से कम स्पेस के लिए ओर आती है, कोल्ड रीजन से वार्म रीजन की ओर चलती है। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो मानसूनी हवा है वो कैसे चलती है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मानसून जो विंड से वो कैसे ब्लो होती है, ब्लो मतलब चलना, बहना। तो कैसे बहती है मानसून हवा? कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन, कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मानसून के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है अपने इंडिया में दो मेजर मानसून है, एक तो साउथ वेस्ट मानसून, एक साउथ वेस्ट मानसून सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक होता है नॉर्थ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून 70% या 80% जो रेन होती है इसी के द्वारा होती है। इंडिया के पार्ट में 80% पार्ट में जो रेन होती है, और जितनी भी रेन होती है उसका भी 80% किसके द्वारा होता है? साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। अब क्या, इट आल्सो नोन एज समर मानसून, इसको बोलते हैं समर मानसून। साउथ वेस्ट मानसून को समर मानसून बोलते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। इसको नोन एज समर मानसून कब आता है? जून टू सितंबर, ब्रिंग अबाउट 75% ऑफ द एनुअल रेनफॉल इन द कंट्री। 75 या 80% की जो रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। इसको समर मानसून भी बोलते हैं। कब से कब तक आता है? जून से सितंबर तक का इसका टाइम है। और इसको क्या बोलते हैं? ग्रांट, जो 75% जून से सितंबर तक जो 75% वर्षा होती है उसको बोलते हैं ग्रांट पीरियड ऑफ रेनफॉल। साउथ वेस्ट ग्रांट पीरियड ऑफ रेनफॉल, ये भी पूछा जाता है ग्रांट पीरियड ऑफ रेनफॉल कब है? तो जून से सितंबर तक, जब साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है। अब और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। साउथ वेस्ट मानसून देर आर 2 ब्रांच, इसकी 2 ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी ब्रांच इसकी सबसे मेन ब्रांच है, इसमें से ये 70% से लेकर 80% तक कवर करती है, और बे ऑफ बंगाल 20 से 30% तक कवर करती है। दोनों ही ब्रांच इसकी मेन है, लेकिन अरेबियन सी ब्रांच ज़्यादा मेन है। और एक और चीज़ बता दो आपको, जो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून उठता है उसका सबसे पहले जो पानी जाता है वो कहाँ जाता है? असम में जाता है, असम में जाता है। और अरेबियन सी ब्रांच से जो मानसून उठता है उसका सबसे पहले केरला में जाता है। केरला में मानसून कब पहुंच जाते हैं? 1 जून के आसपास, वैसे तो 1 जून, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में पहुंच जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 1 जून को पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जो साउथ वेस्ट मानसून से जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? केरला में होती है। केरला इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, लिखा भी है। केरला क्या है? फर्स्ट स्टेट है जिसे साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है। केरला फर्स्ट स्टेट है जिसे साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है। अरेबियन सी ब्रांच फर्स्ट कोज रेनफॉल, अरेबियन सी ब्रांच फर्स्ट कोज रेनफॉल वेस्टर्न घाट ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ केरला। अरेबियन सी ब्रांच से केरला में वर्षा होती है, और बे ऑफ बंगाल से असम में सबसे पहले वर्षा होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और देख लेते हैं क्या लिखा है। अब दूसरा आ गया, ये तो हो गया साउथ वेस्ट मानसून की बात। एक और मानसून होता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, आल्सो नोन एज विंटर मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। इसको विंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पीरियड कब है? दिसंबर टू अर्ली मार्च। इसका टाइम याद रखना दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उसका टाइम है दिसंबर टू अर्ली मार्च, दिसंबर टू अर्ली मार्च, इसको याद रखना आप लोगों। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विंटर मानसून बोलते हैं, और रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझा देता हूँ आपको। विंटर मानसून इसलिए बोलते हैं कि विंटर में आता है, दिसंबर से लेकर अर्ली मार्च के बीच में आता है। और रिट्रीटिंग क्यों बोलते हैं? कि उस समय फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, तो उनका दोबारा से ट्रीटमेंट हो जाता है जब उनको पानी की आवश्यकता होती है। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो उससे फसलों को पानी मिल जाता है, तो उनका ट्रीटमेंट टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, याद रखना। इसका टाइम याद रखना, रिट्रीटिंग मानसून का टाइम, या फिर विंटर मानसून का या नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो टाइम है वो कब है? दिसंबर टू अर्ली मार्च। इससे कहाँ कहाँ वर्षा होती है? ब्रिंग रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु में सबसे मेन जो वर्षा होती है 80% या 90% तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा रेनफॉल होता है। मेनली तमिलनाडु में 80 या 90% जो रेनफॉल होती है वो किसके द्वारा होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा होती है। और जम्मू कश्मीर में भी होती है। और साउथ आंध्र प्रदेश का जो साउथ पार्ट है, आंध्र प्रदेश का जो साउथ पार्ट है उसमें भी इसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा वर्षा होती है।
अब दूसरा एक और लिखा है यहाँ पे, इसको हाईलाइट करना मैं भूल गया। एक और होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप लोगों ने सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, देख लेते हैं क्या होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये लिखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हेडिंग है, इसको मैं हाईलाइट करना ध्यान से हट गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब से कब टाइम होता है? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टाइम होता है। कब टाइम होता है इसका? अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसका टाइम होता है। किसका? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो टाइम होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसका टाइम होता है। कब से कब तक टाइम होता है? अक्टूबर से मार्च तक। इट इंटर इन इंडिया थ्रू, कहाँ से इंटर करता है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, एंड माउथ ईस्ट वार्ड एक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया और एंड असम। नॉर्दर्न जो नॉर्थ वाला पार्ट है और असम वाला पार्ट है, वहाँ से इंटर होता है। कौन से पार्ट से इंटर होता है? नॉर्थ पार्ट से। ईस्टर्न स्टेट हो गए, नॉर्थ पार्ट में जो होते हैं वहाँ से असम और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से इंटर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बार बार आता रहता है, इतनी सी लाइन है लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है इंडिया की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कितनी है? 1194, 1194 mm। किसकी? इंडिया की। सबसे पहले अपन इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया की कितनी? 1194 mm, या फिर सेंटीमीटर में इसको देखें तो 119.4 सेंटीमीटर। ठीक है। और एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की, वो कितने? 1000 mm। 1000 mm को सेंटीमीटर में देखें तो 100 सेंटीमीटर के लगभग। दोनों ही चीज़ याद रखना, कभी कभी mm में पूछ लिया जाता है, कभी कभी सेंटीमीटर में पूछ लिया जाता है, तो आपको रटना नहीं, समझना मैं बता रहा हूँ। अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ वर्ल्ड पूछ लिया जाए तो उसमें क्या लिखेंगे आप? 1000। अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। और अगर इंडिया की पूछ लिया जाए तो इंडिया में कितने? 1194, 1194 mm। अगर सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो 119.4 या 120 के आसपास आप आंसर ले सकते हैं mm सेंटीमीटर में। और राजस्थान की कितनी है? 574 mm, 574 mm। ये राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए तो वहाँ पे डेजर्ट कितना है राजस्थान में। थार मरुस्थल है, पूरा डेजर्ट है। जैसलमेर वाला इलाका, जोबनेर, ये उधर जो इलाका है उसमें डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, तो वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान में। तो राजस्थान की कितनी है? अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 57.4 mm सेंटीमीटर, सॉरी mm में तो 574 mm है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं क्या है। आगे अपन देख लेते हैं, आगे है आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग। ये क्या होता है? कभी कभी जो बादल होते हैं आसमान में, आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम वर्षा हिंदी में आपको इसका मतलब होता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। तो आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है? सोविंग, बीज को बोना, सीडिंग बोला, सीडिंग। और क्लाउड मतलब बादलों में बुआई करना, तो मतलब बादलों में कुछ ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिससे वर्षा को लाया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है, उसको मतलब उत्तेजित किया जाता है होने के लिए। किसको? वर्षा को, उसको इंड्यूस किया जाता है। तो उसमें क्या डालते हैं? आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग। एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल टू क्लाउड इंड्यूस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। मतलब फॉरेन मटेरियल को डालना क्लाउड की, जिससे वर्षा को इंड्यूस किया जा सकता है, प्रेसिपिटेशन को, उसको भी बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। दो प्रकार की होती है मेनली, एक तो कोल्ड सीडिंग, एक होती है वार्म सीडिंग। कोल्ड सीडिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं दोस्तों, एग्जाम में ऐसे आ जाता है AG, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, AgI, सिल्वर आयोडाइड ऐसे लिखा आ जाता है। तो यहाँ लिखा है तो आप लिख लेना अपने नोट्स वगैरह में, AgI, ये होता है सिल्वर आयोडाइड। और दूसरा है वार्म सीडिंग के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है वार्म सीडिंग के लिए। वार्म जो सीडिंग होती है उसके लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं मित्रों।
वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग, वेदर मतलब मौसम, फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान। मौसम का पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं? मौसम का पूर्वानुमान इसलिए लगाया जाता है कि मौसम के पूर्वानुमान से जो अपने किसान भाई है उनको ये अंदाजा हो जाता है। वैसे सभी को इसकी ज़रूरत होती है, मतलब सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कहीं बाढ़ आनी हो तो मौसम विभाग द्वारा पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है, रेड अलर्ट है। जैसे बारिश का आपने देखा होगा, कई जगह रेड, कई जिलों में रेड अलर्ट रहता है, किसी में येलो अलर्ट रहता है। तो इस हिसाब से वो मौसम का पूर्वानुमान होता है। तो मौसम का पूर्वानुमान इसलिए जरूरी, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कौन कौन सी फसलों को उगाना है, किस हिसाब से वर्षा होगी उसका अंदाजा लगाते हैं। तो उसमें भी मौसम पूर्वानुमान बहुत हेल्प करता है। किसमें? क्रॉपिंग पैटर्न को चूज करने में मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसमें? अपने क्रॉपिंग को चूज करने में, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न के लिए बहुत ही डिपेंडेंट होता है वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर। अब वेदर फोरकास्टिंग 3 तरह का होता है। एक तो शॉर्ट रेंज मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक होता है मीडियम फोरकास्टिंग, एक होता है लॉन्ग फोरकास्टिंग या लॉन्ग रेंज के लिए। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। शॉर्ट रेंज के लिए लेस देन 3 डेज, मतलब जो मौसम का पूर्वानुमान है वो 3 से कम दिन, यानी 3 से कम दिन या मोस्टली अपन कैसे 72 घंटे या फिर 36 घंटे के लिए वैलिड होता है, उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। एक होता है मीडियम फोरकास्टिंग। जो मीडियम फोरकास्टिंग होता है 3 to 10 डेज, कितने दिन के लिए होता है? 3 to 10 डेज के लिए होता है। तीसरा लॉन्ग रेंज, मोर देन 10 डेज, 10 दिनों से ज़्यादा के लिए जो फोरकास्टिंग की जाती है उसको लॉन्ग रेंज के अंदर गिना जाता है। एक बार और बता देता हूँ, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है मौसम का पूर्वानुमान, और ये 3 टाइप का होता है। शॉर्ट रेंज अप टू 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए या फिर 36 आवर के लिए। जो मीडियम फोरकास्टिंग होता है 3 to 10 डेज के लिए होता है, और जो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग होता है मोर देन 10 डेज होता है। अब एक और लाइन लिखी है, जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग वो दिन में 2 बार किया जाता है। द शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग इश्यूड ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 3 बार, 2 बार किया जाता है। एक दिन में 2 बार किया जाता है, ट्वाइस मतलब 2, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट टर्म मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कहाँ से? वाटरशेड मैनेजमेंट से। हर बार क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी तो 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, लेकिन हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आरईओ में तो पिछली क्वेश्चनों में आप देखना पूछे गए हैं वाटरशेड मैनेजमेंट से। जरा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब देख लेते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। वाटरशेड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट को आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको उससे समझना। अच्छा तो नहीं बनेगा क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाना। जो इसमें जो है ये क्या है? वाटर है। अब जो जो चारों तरफ से, ये मैंने आपको ये बताया, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। वाटरशेड मैनेजमेंट किसे बोलते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो चारों तरफ का एरिया है, यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा, ये पानी की जो बूंदी इकट्ठी होगी, ये एक कॉमन आउटलेट के द्वारा, एक कॉमन पॉइंट के द्वारा बाहर निकलता है यहाँ से। इसी को बोलते हैं वाटरशेड। इसी को बोलते हैं वाटरशेड की डेफिनेशन, कॉमन आउटलेट पॉइंट। अगर ये आपको दिख जाए तो समझ जाना वाटरशेड मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। मतलब जो पानी इकट्ठा होता है, अगर कॉमन पॉइंट के द्वारा बाहर निकल रहा है, कॉमन आउटलेट पॉइंट के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। और जो ये एरिया है इसको क्या बोलते हैं? चेक बेसिन। जो ये एरिया है चारों, जहाँ से पानी आ रहा है बह बह के एक जगह से, जैसे मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, सॉरी चलो देख लेते हैं। जैसे ये देखो, जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, और सब जगह से पानी आ रहा है और एक जगह से इकट्ठा होकर निकल रहा है, तो ये तो हो गया वाटरशेड। और जिन एरियो से पानी आ रहा है उसको बोलते हैं चेक बेसिन। वो होता है चेक बेसिन, उसको बोलते हैं चेक बेसिन। आप इस चीज़ को याद रखना, जहाँ जिन जगहों से पानी इकट्ठा होता है वो चेक बेसिन होता है, और कॉमन आउटलेट पॉइंट के द्वारा जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। वो होता है अपना वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं क्या है।
आगे देख लेते हैं। यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, तो डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इट मे बी नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड, मतलब प्राकृतिक यूनिट भी हो सकती है कि प्रकृति के द्वारा अपना पानी इकट्ठा होकर कौन पॉइंट से जा रहा है। इट मे बी नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड ओज रन ऑफ कलेक्ट एंड फ्लो आउट ऑफ द एरिया थ्रू ए सिंगल कॉमन आउटलेट इनटू रिवर और अदर आउट वाटर बॉडी। एक बार और बता देता हूँ, ये स्ट्रक्चर होता है वाटर शेड का, ऐसे ये इन जगहों से पानी इकट्ठा हुआ और ये सिंगल आउटलेट के द्वारा रिवर में चला गया पानी, समुद्र में चला गया, कोई अदर वाटर बॉडी के अंदर चला गया। तो ये जो पूरा जहाँ से ये पानी आ रहा है ये तो हो गया चेक बेसिन, और जो यहाँ से एक कॉमन पॉइंट से पानी निकल रहा है इसको बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। यही लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन में, यही लिखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो तो डेफिनेशन थी, वो भी पूछ ली जाती थी कभी कभी, चेक बेसिन के बारे में पूछी। और कभी कभी एक चीज़ और बता दूँ आपको, चेक बेसिन और वाटर शेड मैनेजमेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स के बीच लिए भी यूज किए जाते हैं, लेकिन जनरली यूज नहीं होते हैं। चेक बेसिन होता है जहाँ से सारा पानी जिन एरिया से आ रहा है वो एरिया को चेक बेसिन बोलते हैं, और जहाँ से कॉमन पॉइंट से बाहर निकल रहा है उसको वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि वाटर शेड मैनेजमेंट का ही पार्ट है चेक बेसिन, क्योंकि वाटर शेड मैनेजमेंट बड़ा है, चेक बेसिन छोटा है, तो उसी के अंतर्गत आता है चेक बेसिन। अब ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर शेड। वाटर शेड का क्लासिफिकेशन किया गया है उनके एरिया के आधार पर, कितने मतलब कौन सा वाटर से मतलब कितनी जगहों से पानी आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि छोटे थोड़ी जगह से पानी आ रहा है, बड़ी जगह से पानी, तो एक ही होगा, अलग अलग होगा। उसी बेस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। पिछली बार आरईओ में भी आया था और 2021 के आरईओ में आप देख लेना, शायद सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, और फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। मैं आपको पेपर कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कराएंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मैसेज कर सकते हैं। और एक बात और बता दूँ आप लोगों को, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ भी वही सेंड करूँगा, और पिछले 2 दिनों में जो पढ़ाया वो पीडीएफ भी मैंने वही सेंड की है। तो सारी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे शेयर करता हूँ, और जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ऐसे आप पढ़ रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, तो उससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आपको एक बार इसको रीड भी तो करना पड़ेगा। क्या लेक्चर लेने से याद हो जाएगा? अभी के टाइम के लिए याद हो जाएगा? क्या पेपर तक याद रहेगा? फिर दोबारा रिवीजन करने के लिए दोबारा से लेक्चर देखने आओगे? नहीं, लेक्चर को एक बार देखना। हाँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, लेकिन पूरे लेक्चर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए अपने। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिससे सभी ज़रूरतमंद लोगों को, जिन लोगों ने बैच ले लिया है किसी कोचिंग का, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है तो यहाँ पे अपने कोई चार्ज नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री चल रहा है। और जैसा मेरे से पॉसिबल हो रहा है वैसा कर रहा हूँ। देखो 2 दिन तो मैं हैंड रिटन नोट से बना के पढ़ा रहा था, लेकिन आज मेरे पास टाइम था तो मैंने पीपीटी बना दी। अब मैं कोशिश करूँगा हर बार पीडीएफ फॉर्म में या पीपीटी फॉर्म में पढ़ाने की, लेकिन अगर कभी कभी टाइम नहीं रहे, टाइम कमी रहे, तो मैं हैंड रिटन नोट से भी पढ़ा सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं। और मेरी कोशिश है 1-2 दिन में क्लास को लाइव चलाने की, क्लास को लाइव करने की। टाइमिंग मैं आपको 1 दिन पहले बता दूंगा कि कल से क्लास लाइव चलेगी, जिस दिन से चलेगी, कल से नहीं चलेगी, जिस दिन से चलेगी तब बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं वाटर शेड की। नीचे से देखते हैं या ऊपर से देख लो, एक ही बात है। चलो ऊपर से देख लेते हैं। मैक्रो वाटर शेड, मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा, तो इसका साइज बड़ा ही होगा, मोर देन 50,000। मैक्रो वाटर शेड से जो मोर देन 50,000 होता है उसको बोलते हैं मैक्रो वाटर शेड, ठीक है। सब मैक्रो वाटर शेड 10,000 से लेकर 50,000 हेक्टेयर, जिस 10,000 से लेकर 50,000 हेक्टेयर से जो पानी आ रहा है इकट्ठा होकर एक पॉइंट से निकल रहा है उसको बोलते हैं सब मैक्रो वाटर शेड,
पहला हो गया मैक्रो वाटर सेट, मैं आपको याद ही करा देता हूँ यहाँ पे। पहला हो गया मैक्रो वाटर सेट, कितना साइज होता है उसका, 50,000 से ज़्यादा 50,000 ज़्यादा हेक्टेयर, मोर देन 50,000 हेक्टेयर। दूसरा आता है मैक्रो के बाद सब मैक्रो, सब मतलब मैक्रो से मैक्रो मतलब बड़ा, और सब मैक्रो मतलब उससे छोटा, सबसे छोटा नहीं, सब उससे थोड़ा छोटा। इसका साइज कितना, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर। याद कर लेना, अच्छी से याद कर लेना चीज़ों को, ऐसे याद नहीं तो रट लेना, वैसे मैं करवा रहा था। एक होता है मिली वाटर सेट, मिली, मिली मतलब पहले हो गया मैक्रो, फिर सब मैक्रो, फिर उसके बाद मिली, ऐसे याद रखना। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, नीचे से भी क्रम बता दूंगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे वहाँ से याद रख लेना। एक होता है मैक्रो, सब मैक्रो, मिली। मिली का साइज क्या होगा, 1,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक। मिली का साइज क्या है, मिली वाटर सेट का साइज क्या है, 1,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर। तीसरा है माइक्रो, मिली के बाद में आता है माइक्रो। मिली के बाद में डायरेक्ट आप मिनी पे मत चले जाना, माइक्रो आता है। माइक्रो वाटर, माइक्रो मतलब छोटा, लेकिन इससे एक और छोटा है। तो माइक्रो का साइज कितना होता है, 100 से लेकर कितना, 1,000 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट बार 2021 में, जो पहले पेपर हुआ था आरईओ का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, माइक्रो वाटर सेट का साइज क्या होता है। तो ये कितना, इसका आंसर क्या था, 100 to 1000, मतलब 100 से लेकर 1,000 हेक्टेयर। मिनी, अब माइक्रो से भी छोटा होता है मिनी, उसको बोलते हैं मिनी, 10 से 100 हेक्टेयर। मतलब 10 हेक्टेयर या 100 हेक्टेयर से कोई पानी बहकर आ रहा है और सिंगल आउटलेट पॉइंट से निकलता है, तो उसको अपन बोल सकते हैं मिनी वाटर सेट। अब जैसे याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, नीचे से भी याद कर सकते हैं, ऊपर से, लेकिन जैसे भी करना एक क्रम में करना, तो आपको भूलेंगे नहीं। और जैसे अगर आप कंफ्यूज हो भी गए तो सबको लिख के देख लेना वहाँ पे कि मैक्रो में इतने से इतने तक होता है, सब मैक्रो में 10,000 से 50,000 होता है, मिली उसके बाद मिली आता है, लेकिन क्रम ध्यान रखना। अगर नीचे से क्रम याद करो तो नीचे से, ऊपर से करो तो ऊपर से, लेकिन क्रम याद करना जरूरी है। ठीक है मित्रों, देखते हैं। नीचे से आपको बता देता हूँ, सबसे छोटा होता है मिनी। मिनी जो होता है उसका होता है 10 से 100 हेक्टेयर। जो फिर उसके बाद माइक्रो होता है उसका 100 से 1,000 हेक्टेयर। फिर होता है मिली, 1,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर। फिर सब मैक्रो होता है 10,000 से लेकर 50,000 हेक्टेयर। और फिर मैक्रो वाटर सेट होता है मोर देन 50,000 हेक्टेयर, ये होता है। चलो अब बात कर लेते हैं आगे। ये अपना एटमॉस्फेरिक पार्ट कंप्लीट हुआ, और इसमें आपको पढ़ाने रह गए एग्रो क्लाइमेटिक जोन और इकोलॉजिकल जोन, वो अपन कल पढ़ेंगे। कल पढ़ाएंगे या फिर हो सकता है कुछ दिनों बाद पढ़ूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बोर्ड पे उनको अच्छे से समझाऊँ, तो 2-3 दिन में बोर्ड पे समझाऊँ, इसलिए मैंने उसको आज नहीं लिया ना, वरना मैं उसको आज ऐड कर देता। वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, वहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको भी पढ़ना है अच्छे से। अब इरिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इरिगेशन क्या होती है। अब इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर और पार्शली मीट द क्रॉप ट्रांसप्रेशन रिक्वायरमेंट। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन मतलब पानी, फसलों को कृत्रिम तरीके से पानी लगाना, जिससे उसकी पार्शली या फुली जो क्रॉप की जो इवापोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, वो होता है इरिगेशन। इवापोरेशन क्या होता है, अभी इतना समझ लीजिए, बाद में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इवापोरेशन जो होता है सोइल सरफेस से होता है, और ट्रांसपिरेशन प्लांट सरफेस से होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना है, इसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। अब इरिगेशन की मेथड पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी मेथड है इरिगेशन की। इस आज मैं आपके लिए डायग्राम भी लाया हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इरिगेशन की मेथड। अब इरिगेशन की जो मेथड है उसके अंतर्गत लिखा है पहला सरफेस इरिगेशन। सरफेस आप ही समझ ही गए, सरफेस मतलब सतह पे पानी लगाना। एक होता है सब सरफेस, एक होता है सरफेस इरिगेशन। जो सरफेस इरिगेशन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इंडिया। इंडिया अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया के अंतर्गत इरिगेशन की सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है, तो सरफेस इरिगेशन सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है इंडिया के अंतर्गत इरिगेशन की। अब सरफेस इरिगेशन तो सरफेस हो सतह पे, लेकिन सतह पे ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीके से पानी लगाया जाता है। सतहों पे कई तरीके से पानी लगाया जाता है, गोला बनाकर, जिसको रिंग बेसिन बोलते हैं। चेक जैसे, जो चेक वाली शर्ट होती है, मेरी तो नहीं है लेकिन होती है ना चेक वाली। चेक कैसे होता है, चेक का मतलब क्या होता है, ये होता है चेक, चेक्स, जो चेक्स वाली शर्ट देखी होगी आपने, उसको बोलते हैं चेक।
छत जैसी बना या फ्लूइड इरिगेशन होता है, ऐसे ही पानी छोड़ दिया। तो सरफेस इरिगेशन मोस्ट कॉमन मेथड है इंडिया में इरिगेशन की, ठीक है। अब इसमें सरफेस इरिगेशन के अंदर कौन कौन सी मेथड आती है, एक होती है फ्लड इरिगेशन। पहली जो मेथड है वो है फ्लड इरिगेशन। आगे देख लेते हैं फ्लड इरिगेशन। मैं डायग्राम विद डायग्राम बताऊंगा आपको, पहले थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, आप डायग्राम देख लीजिए पहले। ये है फ्लड इरिगेशन। अब आप तो बोल रहे होंगे कि इसमें ये किनारे यहाँ पे जो कतारें बनी हुई है, ये कोई मेड़ नहीं बनी है, ये फसलों को ऐसे लगाया गया है जगह छोड़। मेड़ बनी होती तो अपन इसको बोल सकते हैं देखिए फ्लड नहीं। फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़, बाढ़ लगा देना। डायग्राम देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि फ्लड इरिगेशन क्या होता है। फ्लड इरिगेशन बाढ़ फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। तो बाढ़ में कैसे पानी लगता है, सतह पर एकदम से। तो ऐसे ही जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है और पानी की कोई कमी नहीं होती है, उन जगहों पे जो इरिगेशन की मेथड नॉर्मली जो मेथड अपनाई जाती है वो फ्लड इरिगेशन अपनाई जाती है। एक बड़ा सा खेत है, जैसे मान लो ये आपका खेत है ऐसा पूरा, इसमें ऐसे पानी छोड़ दिया एकदम से, या पूरा ऐसे खेत है तो उसमें इधर से पानी छोड़ दिया, ये हो गया फ्लड इरिगेशन। डायग्राम में आपको दिख रहा है, आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। वैसे यही होता है, मैं आपको समझा दिया लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप बाय फ्लोडिंग इट ऑन द सोइल सरफेस। दिस मेथड इज प्रैक्टिस वेयर इरिगेशन वाटर इज अबंडेंट। जहाँ पे इरिगेशन वाटर की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं, वहाँ पे फ्लड इरिगेशन को अपनाया जाता है, वहाँ पे फ्लड इरिगेशन चलता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, मोस्टली एडोप्टेड इन वेटलैंड ट्राइज। कहाँ पे, वेटलैंड ट्राइज पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज किया, इस चीज़ को याद रखना। फ्लड इरिगेशन किस में की जाती है सबसे ज़्यादा, वेटलैंड ट्राइज में, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। यूजफुल इन यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल विथ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लड इरिगेशन है वो कहाँ पे यूजफुल है, जहाँ पे एक तो सतह सरफेस होनी चाहिए। अब ऐसे ऐसे लहराती हुई आपकी ज़मीन है, वहाँ फ्लड लगा दे तो बह के चला गया, मिट्टी को काट के ले जाए साथ में, वहाँ तो फ्लड इरिगेशन नहीं कर सकते। समतल सतह है, बराबर है, तो वहाँ पे अपन फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं। जैसा कि इस खेत में, ये आप देखिए इस खेत में बिल्कुल सतह है, बिल्कुल प्लेन जगह है, इसलिए इसमें फ्लड इरिगेशन की तो बहाव नहीं होगा। अब जैसे आपकी खेती की ढलान यूँ है, अब यहाँ से फ्लड लगाएंगे तो ऐसे बह के पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें फ्लड इरिगेशन यही लिखा है उस चीज जगह पे, क्या लिखा है, कहाँ पे यूजफुल है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान सरफेस सॉइल पे, जिसकी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी होती है, सॉइल साइंस में अपन पढ़ेंगे, क्ले सॉइल की सबसे ज़्यादा होती है। क्ले सॉइल, क्ले का सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है ब्लैक सॉइल में होता है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वाटर को होल्ड कर सके। मान ले आपने सैंडी सॉइल, जहाँ पे रेत वाली ज़मीन है, थोड़ी रेतीली ज़मीन है, वहाँ पे आपने फ्लड इरिगेशन कर दिया, पानी बह के नीचे चला गया। जब पानी बह के तुरंत ही नीचे चला गया तो मतलब क्या हुआ, फ्लड इरिगेशन। जिसको वाटर का होल्ड करने की जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, ऐसी जगह पर फ्लड इरिगेशन, और सतह सॉइल हो वहाँ पर फ्लड इरिगेशन की जाती है। और कहाँ पर की जाती है, जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में हो। याद रखना अपन सरफेस इरिगेशन के टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया, कन्फ्यूज नहीं होना, फ्लड इरिगेशन। दूसरा देख लेते हैं, चेक बेसिन। मैंने आपको बताया था चेक वाली शर्ट, चेक बेसिन, इसका भी डायग्राम लगाएं चेक बेसिन का। आज मैं आपके लिए डायग्राम लेके आया हूँ सब, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं समझाता बिना डायग्राम तो अच्छा नहीं लगेगा, डायग्राम से पीपीटी भी अच्छी लग रही है। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी कोई और भी काम रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जिस दिन संभावना होगी कि पीपीटी या फिर पीडीएफ से पढ़ाऊँगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा इस चीज़ से पढ़ाने की। और जिस दिन नहीं हो पाएगा उस दिन फिर अपन हैंड रिटन नोट से भी पढ़ लेंगे। अब इसमें देखो चेक बेसिन, ऊपर लिखा है चेक बेसिन, उसको बाद में पढ़ेंगे थ्योरी को। अब आपको दिख रहे होंगे ये चेक्स दिख रहे हैं, ये ऐसे डिवाइड है, ये यहाँ से अलग डिवाइडेड है, ये यहाँ से अलग डिवाइडेड है। तो ये आप लोगों को जो इसमें दिख रहा है ना, पूरे खेत को चेक्स में बांट रखा है, ये इसी को बोलते हैं चेक बेसिन। शर्ट कैसी होती है, अरे आपकी शर्ट कैसी होती है, ये तो खेत है, शर्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ खेत को ऐसे बांट रखा है। चेक वाली शर्ट, आप दुकान में जाते हो, भैया से बोलते हो, भैया बोलते कौन सी शर्ट लोगे, तो बोले मुझे चेक वाली शर्ट दिला दो, तो ये वही चेक है जो अपनी शर्टों में रहता है। ऐसे शर्ट में कैसे रहता है, ऐसे शर्ट में मान लो तो इसको ऐसे बढ़ा रहता है चेक्स में,
ये हो गया चेक। तो ये भी तो ऐसे बैठा हुआ है, पूरे खेत को चेक में बांट देते हैं और फिर उसमें इरिगेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया चेक बेसिन। अब देख लेते हैं क्या लिखा है चेक बेसिन में। मोस्ट कॉमन अमंग सरफेस मेथड, अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में इरिगेशन की कौन सी मेथड सबसे अच्छी है, तो वो इरिगेशन की जो मेथड की बात की जाएगी तो सरफेस इरिगेशन मोस्ट कॉमन यूज की जाती है इंडिया में। लेकिन सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत कौन सी, जैसे ऑप्शन में हो फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन, रिंग, तो सबसे जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन सी, मोस्ट कॉमन मेथड वो है चेक बेसिन, मोस्ट कॉमन अमंग सरफेस मेथड, सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक वीट, ग्राउंडनट, पियर मिलेट, जो पास पास फसलें उगाई जाती है। सब ये याद रखना कि चेक बेसिन जो है मोस्ट कॉमन मेथड है किसमें, सरफेस इरिगेशन की। सरफेस इरिगेशन की सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है चेक बेसिन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में बार बार। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। मोस्ट कॉमन अमंग सरफेस मेथड सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जो पास पास फसलें उगाई जाती है उनके लिए। अब इसमें जो फसलें उगी आप देख रहे हो डायग्राम में, वो सब पास पास ही तो लगी, सब पास पास लगी। तो सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप कौन कौन सी क्रॉप के लिए, ये होते हैं वीट, ग्राउंडनट के लिए, पिरामिड बाजरा के लिए, ईटीसी जो क्लोज ग्रोइंग, ईटीसी मतलब वो और भी फसलें हो सकती है, जरूरी नहीं 3 ही फसल है जो आसपास उगाई जाती है, उन सब के लिए सूटेबल होती है। इट कंसिस्ट इन रनिंग वाटर इन टू रिलेटिवली लेवल बेसिन्स सराउंडेड बाय स्मॉल रिच, स्मॉल छोटी छोटी मेड़ बना दी जाती है, विच स्लोप अप टू 3% कैन बी इरिगेटेड, मतलब 3% अगर स्लोप है, जैसे आपकी खेत है वो समतल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 3% थोड़ा सा भी स्लोप है 3% है तो उसमें चेक बेसिन को यूज किया जा सकता है। ये लिखा है विद द स्लोप ऑफ 3% कैन बी इरिगेटेड बाय यूजिंग ए मेथड, दिस मेथड का यूज किया जा सकता है 3% तक, ठीक है 3% स्लोप। तो ए लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट हैज टू मैनी रीच, इसकी मतलब एडवांटेज बोलते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है चेक बेसिन की, कि इसमें एक तो अपने पूरे खेत को ऐसे चेक में बांट देते हैं, ये खेत है यहाँ भी मेड़ बनाई, यहाँ भी मेड़ बनाई, यहाँ भी मेड़ बनाई और यहाँ भी मेड़ बनाई, तो जो जगह खराब होती है, जगह का नुकसान ही तो होगा मेड़ बनाने का, अगर मेड़ नहीं होती तो वहाँ पे फसल होती। इसकी कुछ लिमिट है, लेकिन फ़ायदे भी है तो लिमिटेशन भी है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा हो, अगर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। जैसे आप आज ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसका ये फ़ायदा है कि आप घर से पढ़ रहे हो, लेकिन ऑनलाइन के ज़माने में आजकल बच्चे किसी को अपन को ही ले लो, आपको ही ले लो, क्या करते हैं मोबाइल चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा और नुकसान, हर चीज़ का कोई फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान भी होता है। तो इसका इसमें इसकी लिमिटेशन क्या है चेक बेसिन की, ए लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इज टू मैनी रिच विच ऑक्यूपाई लार्ज एरिया लैंड एंड रिक्वायर टू मच लेबर और फॉर्म टू बेड, मतलब एक तो ज़मीन का नुकसान होता है, ज़मीन भी इसमें जाती है। अब तुम मेड़ बनाओगे यहाँ पे ऐसे करके हर खेत को मेड़ बनाओगे तो ये मेड़ बनी ज़मीन पे तो बन रही, ज़मीन का नुकसान हुआ। और दूसरी इसको बनाने के लिए लेबर की भी आवश्यकता होती है, तो कॉस्टली भी हो जाती है। लेबर की आवश्यकता हो, लेबर ही तो बनाएगी, लेबर नहीं होगी तो कैसे बनेगी, तो इसमें लेबर की आवश्यकता होती है। ये हो गया चेक बेसिन हो गया। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। अब देख लेते हैं रिंग बेसिन। रिंग बेसिन का डायग्राम नहीं है इसमें, रिंग बेसिन आप ऐसे ही समझ जाओ डायग्राम क्या करेगा। रिंग मतलब वही सगाई वाली रिंग, कैसी होती है ऐसी गोल, यहाँ पे कुछ कुछ लगा होता है, ये डिजाइन, ये होती है रिंग। तो जो रिंग मेथड है वो उसी के तर्ज पे इसका नाम है रिंग मेथड। अब ये रिंग मेथड ऐसे गोल होती है, इसमें पानी लगाया जाता है, यहाँ पेड़ होता है उसको चारों मरे गोल बना के उसमें पानी लगा। अब आपको ध्यान होगा ऐसे कौन सी फसलों में किस में ऐसे पानी लगाया जाता है, तो ये जो पानी लगाता है फलदार पौधों में या फूल वाले पौधों में, मतलब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में मेनली गार्डन में यूज किया जाता है रिंग बेसिन। क्या लिखा है, सूटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप, किसके लिए सूटेबल रिंग बेसिन, फ्रूट क्रॉप के लिए, ठीक है फ्रूट क्रॉप के लिए सूटेबल है। अगली जो मेथड है इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल लिखा नहीं, लेकिन क्या है ये रिंग हो गया और इसमें पौधा है, इसे चारों तरफ पानी लगाना, किसमें हॉर्टिकल्चर गार्डन में या फ्रूट क्रॉप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है
वो थोड़ी इधर हो गई, इधर उधर एडजस्ट हो गई, लेकिन मैं आपको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पट्टी, इसका डायग्राम नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। बॉर्डर क्या होती है, जैसे ये खेत है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, वो भी एक बॉर्डर है, उसी के, हाँ उसी की तर्ज पे इसको मान लो कि बॉर्डर, ये बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर हो गया। अब इसको स्ट्रिप बड़ी बड़ी पट्टियों में बांट देते हैं, बड़ी बड़ी पट्टियों में बांट देते हैं। गेहूं के खेत में नहीं देखा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, मैं आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ। ये अपना खेत है पूरा, ठीक है, मान लो ये अपना खेत है। इस पूरे खेत में ऐसे बड़ी बड़ी पट्टियों में बांट देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं छोटी छोटी पट्टियों में। तो ये हो गया बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। किस में लगाई जाती है, मोस्टली वीट में। आपने देखा होगा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जो होती है सरफेस इरिगेशन की एक मेथड है, वो कहाँ पे यूज किया जाती है, मोस्टली यूज किया जाता है किस में, वीट में। वीट में मोस्टली यूज हुआ, वीट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसको ही बॉर्डर को अगर ऐसे क्रॉस कर दो तो चेक बन गए। तो यही डिफरेंस है चेक और बॉर्डर में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। भाई नंबर ऑफ स्ट्रिप मान लें पट्टियों, लंबी पट्टियों में, विच आर सेपरेटेड बाय रिज, अलग अलग रिज के द्वारा जो मेड़ बनी उसके पास सेपरेट होती है। सोइल विद ए स्लोप ऑफ, ये याद रखना कितने स्लोप तक ये इरिगेशन मेथड को अपनाया जाता है, 0.5 से 1% स्लोप। जैसे चेक बेसिन में 3% स्लोप तक अपनाया जा सकता है, वैसे इसमें 0.5 से 1% स्लोप तक सूटेबल है फिर इन दिस मेथड। मतलब अगर 0.5 से 1% आपकी लैंड है, उसमें स्लोप है सोइल में, लैंड में, तो उसको वहाँ पे अपन इस मेथड को, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड को अपनाया जा सकता है। ज़्यादा स्लोप पे क्यों नहीं अपना सकते, मान लो आपके खेत में थोड़ी सी ढलान है तो बॉर्डर स्ट्रिप जो पट्टियाँ होती है उसको अपनाया, लेकिन ढलान ऐसे तो आपने इधर से पानी लगाया तो पूरा वेक इधर चला जाएगा, मिट्टी को उठा भी, इसलिए ज़्यादा स्लोप के लिए सूटेबल नहीं है, ना ही फ्लड इरिगेशन सूटेबल है। तो फिर ऐसी जो फसलें उसको सिंचाई नहीं करे उसके लिए कौन सी मेथड, वो भी बताऊंगा मैं, उसमें कौन सी मेथड सूटेबल है। तो क्या लिखा है देख लेते हैं आगे। 0.5 to 1% स्लोप सूटेबल मेथड, suitable for all close growing crop on medium to heavy texture soil but not suitable sandy soil। वही मैंने बोला, अब सैंडी सोइल में रेत होती है उसके लिए क्यों सूटेबल नहीं। आपने ऐसी, ये जो मेथड है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, अब ऐसे ऐसे अपने खेत बांटे हैं, अब सैंडी सोइल है, अब सैंडी सोइल की जो परमेबिलिटी वो ज़्यादा होती है। जैसे आपने यहाँ से पानी लगाया, पानी यहाँ तक पहुँचा, नीचे चला गया, पता चले नीचे चला गया, लास्ट तक पानी पहुँचा ही नहीं, क्योंकि रेतीली मिट्टी है, सैंड का मतलब रेतीली मिट्टी। अब उसमें पानी ज़्यादा नीचे, अब रेत में पानी डाल के देखना तुरंत नीचे चले जाएगा, मिट्टी में पानी डाल के देखना थोड़ा सा ऊपर रहेगा बहुत टाइम तक। तो अगर क्ले सॉइल होती तो उसमें पीछे तक पहुँच जाता, लेकिन अब सैंडी सॉइल है तो नीचे चला गया, इसीलिए सैंडी सॉइल में इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि लास्ट तक पहुँच नहीं पाता, पानी का वेस्टेज होता है। आगे क्या लिखा है, अब आती बात कर लेते हैं हम फरो मेथड की। फरो क्या होता है, डायग्राम से दिखा देता हूँ। फरो मेथड, रिज एंड फरो, रिज एंड फरो आपने नाम सुना होगा, उसी के तर्ज पर अपन फरो मेथड को देख लेते हैं। ये जो मेथड है दोस्तों फरो मेथड, फरो मतलब रिज और फरो, रिज अलग अलग रिज और फरो में इसको बांटते हैं। ऐसे पानी लगाना, देखा आपने कभी ऐसे पानी लगाते हुए, कौन सी क्रॉप है ऐसे पानी लगाया जाता है, गन्ने में भी ऐसे पानी लगा देते हैं, रिज और फरो में बांट के डिवाइड करके। और एक अपने आलू की जो फसल है उसमें भी इसमें पानी लगाया जाता है। तो इसको देख के, डायग्राम को देख के आप समझ गए हो कि रिज फरो क्या होता है, ये रिज फरो है। अब देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है, उसके बाद में और डिस्कस करेंगे। फरो मेथड, दिस मेथड इज जनरली यूज टू इरीगेट रो क्रॉप्स, मतलब जो फसलें रो में उगाई जाती है उनको इरीगेट करने के लिए फरो मेथड का यूज किया जाता है। रो क्रॉप एंड वेजिटेबल एंड इज सूटेड to soil in which infiltration rate is between 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर प्रति आवर। कौन सी सॉइल के लिए सूटेबल है फरो मेथड, जिनकी इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, इन्फिल्ट्रेशन जो रेट होती है उसकी कितनी होती है, 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर प्रति आवर होती है, उनके लिए सूटेबल है। इट इज आइडियल फॉर स्लोप वेरिंग फ्रॉम 0.2 से 0.5, 0.2 नहीं 0.2 से 0.5%, कितने स्लोप तक,
इनका स्लोप याद रखना, इनका स्लोप को आपको ध्यान में रखना है 0.2 से 0.5% इतने स्लोप तक फ्रो मेथड, क्योंकि ज़्यादा स्लोप होगा दोस्तों वही बात होगी लास्ट तक, जैसे वाटर स्ट्रिप में होता है लास्ट तक पानी नहीं पहुँच पाएगा, वही सेम बात इसमें होगी। अगर ज़्यादा स्लोप होगा तो मिट्टी का गड्ढा होगा। फिर सर आप बोल रहे हैं जहाँ जहाँ स्लोप होगा वहाँ पे इन मेथड का यूज नहीं कर सकते, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो फिर अगर ऐसी भूमि है तो वहाँ पे सिंचाई नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। मैंने बोला ना मेथड आगे बताऊँ कौन सी मेथड से वहाँ पे सिंचाई सबसे बेस्ट रहती है, आगे बताऊँ। इनफिल्ट्रेशन रेट इसने बताई दी कितनी होनी चाहिए। स्टीम साइज ऑफ 1 से 2 लीटर प्रति सेकंड, मतलब स्टीम में जो पानी बहता है उसके कितने 1 से 2 लीटर प्रति सेकंड। द लेंथ ऑफ फरो मे बी वेरी फ्रॉम 30 मीटर फॉर सैंडी सॉइल। यही बात आ गई, जो सैंडी सॉइल में अगर तुमने फरो मेथड अपनाया तो उसकी लंबाई कितनी रखेंगे 30 मीटर, क्योंकि ज़्यादा लंबाई रखते लास्ट तक पानी नहीं पहुँचेगा, पानी नीचे चला जाएगा। और लेजर स्लोप कम होना चाहिए। और हेवी सॉइल के लगे तो कहाँ 300 कहाँ 30 और कहाँ 300 मीटर हेवी सॉइल है तो उसमें पानी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा तो लास्ट तक पानी पहुंच जाएगा। 300 मीटर लंबी अपनी पट्टी बना देते हैं ग्रेटर स्लोप। फरो इरीगेशन इज मोस्ट टाइप ऑफ सूटेबल। किसके लिए सूटेबल है फरो इरीगेशन? एक सेकंड दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं कि अपन फरो मेथड की बात कर रहे थे, इसमें अपन ने क्या देख लिया था कि फरो इरीगेशन सूटेबल मोस्ट ऑफ टाइप सॉइल एक्सेप्ट सैंडी सॉइल। वही मैंने आपको बताया कि सैंडी सॉइल के लिए क्यों सूटेबल नहीं है। अगर अपन फरो इरीगेशन से मेथड से सैंडी सॉइल में करेंगे तो वो नीचे चले जाएगा, और करना भी हो मजबूरी हो तो ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 30 मीटर तक होनी चाहिए। और अगर हेवी सॉइल है 300 मीटर तक चल सकता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है, डेट हैवी वेरी हाई इनफिल्ट्रेशन रेट। क्या कारण है सैंडी सॉइल में यूज नहीं किया जाता है? क्योंकि जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो वेरी हाई होती है और क्ले सॉइल की इनफिल्ट्रेशन रेट कम होती है। अब आप बोलेंगे सर इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है? सॉइल में जो पानी नीचे चला जाता है ना एकदम से, आप रेत में पानी डालना एकदम से नीचे चला जाएगा, काली मिट्टी में पानी डालना धीरे धीरे जाएगा, वही इनफिल्ट्रेशन रेट होती है, जो कि सैंड की सबसे ज़्यादा होती है और क्ले सॉइल की सबसे कम होती है इनफिल्ट्रेशन रेट। फरो आर मोस्टली सूटेबल फॉर रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। किसके लिए सूटेबल है? किसके लिए सूटेबल है ये? मोस्टली सूटेबल रूट और ट्यूबर क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है ये। कौन? फरो मेथड। डायग्राम आपने देख ही लिया है फरो मेथड का, ये होती फरो, ये हो गए रिच, ये हो गए फरो। अब एक और दूसरी मेथड कोरोगेशन। कोरोगेशन इसका ही छोटा रूप है, कोरोगेशन इसका ही स्मॉल रूप होता है। किसका? फरो मेथड का ही। अगर आप स्मॉल एंड सेलो, मतलब इस छोटे और उतले फरो आर नोन एज कोरोगेशन, सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक विट ग्राउंडनट इटीसी, इनके लिए सुटेबल है कोरोगेशन। मतलब ये जो अपन ने फरो बनाया है ना, ये फरो रिज और फरो, यहाँ पे ऊपर में आपको डायग्राम ही दिखा है, ये अगर छोटे और उतले हो, ज़्यादा गहरे ना हो, तो उसको कोरोगेशन बोल देते हैं, ठीक है। सर्ज इरीगेशन का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। सर्ज में क्या होता है, ये सर्ज इरीगेशन आपको डायग्राम दिखा होगा। सर्ज इरीगेशन ऐसी होती है, यहाँ पे इसमें एक सिस्टम लगा रहता है सर्ज इरीगेशन में, जो अपने ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है। इस सिस्टम में ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ सिस्टम रहता है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिख जाए ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ, तो मान लो सर्ज इरीगेशन है। यहाँ पे अपने आप बंद चालू हो रहता है और ऐसी इसकी लाइन बिछी रहती है। कौन सी मेथड होगी? सर्ज इरीगेशन। पढ़ लेते हैं। द टर्म सर्ज इरीगेशन इज द इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ वाटर to be filled surface under gravity flow which result in series of on off modes of constant और variable time span। मतलब कांस्टेंट भी ऑन ऑफ हो सकते हैं या कुछ टाइम बाद ऑन ऑफ होते रहते हैं, उसी को सर्ज इरीगेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑन ऑफ वाटर सप्लाई एंड कट ऑफ रिजल्ट इज मिनिमाइज डीप परकोलेशन ए रन ऑफ लॉस हार्डली एक्सीडिंग 20%। मतलब अगर आप इस मेथड को अपना रहे हैं सर्ज इरीगेशन को, ऑन ऑफ वाले सिस्टम को, तो इसमें क्या होता है, जो प्रकोलेशन और रन ऑफ लॉस होता है। प्रकोलेशन क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, सोइल से नीचे पानी चला जाता है तो उसको प्रकोलेशन बोलते हैं। सोइल साइंस में पढ़ेंगे अपन प्रकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन, सीपेज, ये सब पढ़ेंगे।
तो अभी प्रकुलेशन एंड रन ऑफ लॉस, रन ऑफ जो बह के पानी निकल जाता है वो मुश्किल से मुश्किल में 20% से ज़्यादा नहीं होता अगर ये मेथड अपना हुआ है। लेकिन ये कहाँ पॉपुलर नहीं है, इंडिया में पॉपुलर नहीं है, फॉरेन कंट्री में यूज की जाती है। किसान है, किसान नॉर्मल किसान होता तो इतनी झंझट कौन करेगा, इतना इतने पाइपलाइन बिछाएगा, उसमें खर्चा करेगा, उसके बाद में उसको ऑन ऑफ उसको देखने जाएगा ऑन हो रहा है कि ऊपर, इतना टाइम नहीं है। अपने यहाँ तो अगर पानी होता है तो सीधा चला दो, डायरेक्ट इरीगेशन हो जाती है। और जहाँ पानी कम होता है कुछ कुछ जगहों पर ड्रिप और स्प्रिंकलर देखने को मिल जाता है, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में स्प्रिंकलर देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र वाले पार्ट में ड्रिप देखने को मिल जाएगा। लेकिन अपने एमपी में भी कुछ जगह वो है, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर। चलो आगे देख लेते हैं और कौन सी मेथड है। केप रेगुलेशन, केप रेगुलेशन का इतना सा समझ लो कि ऑटोमेटिक मेथड है, मतलब अपने आप ही जाएगा पानी आएगा बंद हो जाएगा, जाएगा पानी आएगा बंद हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती है। जैसे इस टाइप से चलती है केप रेगुलेशन। किस टाइप से चलती है केप रेगुलेशन, ये गया पानी रुक गया, थोड़ी देर बाद फिर बढ़ेगा, फिर यहाँ से रुक गया, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसे ही पानी चलता है। ऐसे थोड़ा गया रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद फिर चलेगा। तो ऑटोमेटिक मेथड है किसकी, सरफेस इरिगेशन की, केप रेगुलेशन। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं और कौन सी मेथड। अब सब सरफेस सोइल इरिगेशन सिस्टम, सब सरफेस या सब सोइल इरिगेशन सिस्टम। Water is applied into a series of field ditch through underground pipeline generally followed in western country। अपनी इंडिया में सब सरफेस इरिगेशन, सब सोइल इरिगेशन जनरली यूज नहीं की जाती, बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जनरली नहीं की जाती। कहाँ पे यूज की जाती, वेस्टर्न कंट्री में। दिस मेथड इज प्रैक्टिस इन केरला कोकोनट गार्डन, केरला में कोकोनट गार्डन में इसका यूज किया जाता है, और गुजरात और कश्मीर में सैंडी लोम सॉइल फॉर वेजिटेबल जहाँ पे उगती है गुजरात और कश्मीर में सैंडी लोम सॉइल होती है, उसमें इसका सब सरफेस इरिगेशन, सब सॉइल इरिगेशन का यूज किया जाता है। ड्रिप सिस्टम मतलब ड्रिप इरिगेशन है, उसका यूज किया जाता है सब सरफेस मेथड में। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो मेथड है, ड्रिप और स्प्रिंकलर सबसे फेमस है, क्वेश्चन भी यहाँ ही से आता है ज़्यादातर, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, पढ़ेंगे। देख लेते हैं स्प्रिंकलर का पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा वो निकाल देते हैं। ये होता है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर ये जो यहाँ पे इमीटर लगा होता है, ये घूमता रहता है, ऐसे घूमता है थोड़े थोड़े अंतराल में। जैसे यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, चारों तरफ घूम जाएगा, घूमता रहता है थोड़ा चारों तरफ, इससे सिंचाई हो जाती है। अपनी सबसे ज़्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन कौन से स्टेट में यूज की जाती है, राजस्थान में, उसके बाद में महाराष्ट्र में। तो स्प्रिंकलर हो गया, ये इधर देख लो, ये आपको दिख गया, समझ गए होंगे स्प्रिंकलर क्या होता है। अब थ्योरी देख लेते हैं इसकी क्या लिखा है। इट इज अप्लाइड विद द प्रेशर टू द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप और सोइल इन द फॉर्म ऑफ थिन स्प्रे समवॉट रिजेंबलिंग रेनफॉल। मतलब क्या होता है, प्रेशर के द्वारा अप्लाइड किया जाता है और इसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे कृत्रिम वर्षा हो रही हो, वर्षा के जैसा दिखाई देता है। दिख रहा है ना दोस्तों, ये वर्षा के जैसे फव्वारे छूट रहे हैं, तो वर्षा के जैसे दिखा होता है। रिजेंबलिंग रेनफॉल की जैसे दिखा है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंकलर हेड, क्या क्या होता है, स्प्रिंकलर हेड होता है, नोजल होते हैं, विच आर माउंटेड, जिसके नोजल होते हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं, माउंटेड ऑन राइजर, और लेटरल लाइन जो पाइपलाइन बिछी होती है, टेकन फ्रॉम मेन लाइन, जो पाइपलाइन होती है सब लाइन मेन लाइन से जुड़ी होती है, विच इज फर्दर कनेक्ट टू पंपिंग यूनिट, एक पंपिंग यूनिट होता है। द रेट ऑफ स्प्रे ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेटेड एंड नेचुरल रेनफॉल कैन बी सिमुलेटेड। नेचुरल रेनफॉल जैसा माहौल हो जाता है वहाँ पे, दिखने ऐसा लगता है देखने में कि जैसे रेनफॉल हो रही है, वर्षा हो रही हो। स्प्रिंकलर इरिगेशन कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप, लगभग सभी क्रॉप में यूज किया जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, एक्सेप्ट सभी क्रॉप में यूज किया जाता है, लेकिन दो क्रॉप ऐसी है जिसमें स्प्रिंकलर को यूज नहीं कर सकते। कौन सी क्रॉप है, राइज और जूट, एक्सेप्ट राइज और जूट सभी जगह यूज हो सकती है, लेकिन क्योंकि राइज और जूट ऐसी फसल है इसमें फ्लूइड इरिगेशन की जाती है, इसमें पानी भरा होना चाहिए राइज में, तो आपको फ्लूइड इरिगेशन
यूज की जाती है। एंड वन मोस्ट सॉइल, सभी सॉइल, लगभग सभी सॉइल में किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट हेवी क्ले सॉइल, क्योंकि जो क्ले सॉइल, हेवी क्ले सॉइल है उसमें क्यों यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हेवी क्ले सॉइल में जो पानी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हेवी क्ले सॉइल उसको ज़्यादा पानी चाहिए। सैंडी सॉइल है तो उसमें पानी से कटाव नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी देते हैं नीचे चला जाएगा, इसलिए सैंडी सॉइल में यूजफुल है ये। लेकिन हेवी सॉइल के लिए यूजफुल नहीं है, आपको याद रखना है। हेवी सॉइल के लिए स्प्रिंकलर मेथड यूजफुल नहीं है। इट इज स्पेशली सूटेड फॉर फील्ड एंड स्टीप स्लोप इरेगुलर टोपोग्राफी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन है, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप या इरेगुलर टोपोग्राफी के लिए कौन सी मेथड सूटेबल है। मैं अभी बात कर रहा था, अपने जो वहाँ पे बोला था कि उसके लिए सूटेबल, लेकिन आप बोल रहे थे कि सर इसमें आप सोच रहे हो कि दिमाग में आ रहा हो कि अगर अपनी ज़मीन ऐसे है तो उसमें पानी लगाएं, स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर का यूज कीजिए, जिससे सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। अगर स्टीप स्लोप की बात हो या फिर इरेगुलर टोपोग्राफी की बात होगी तो वहाँ पे अपन स्प्रिंकलर मेथड का आंसर देंगे, और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम, तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं। अब एडवांटेज देख लो स्प्रिंकलर इरिगेशन के, सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी और स्टीप स्लोप के लिए एंड सैंडी सॉइल के लिए। एक क्वेश्चन और आ जाता है, अभी अपन देखा कि नॉट सुटेबल फॉर हेवी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो किसके लिए सब सूटेबल है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी और सैंडी सॉइल के लिए। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है सैंडी सॉइल के लिए कौन सी मेथड बेस्ट होती है, तो उसको अपनी स्प्रिंकलर मेथड बेस्ट होती है। कितना परसेंट वाटर की सेविंग करती है, 25 से 50%, 25 से लेकर 50% तक वाटर की बचत होती है डिफरेंट क्रॉप में। डिस्चार्ज रेट कितनी होती है, मोर देन 1000 लीटर प्रति आवर, 1 घंटे में 1000 लीटर से ज़्यादा इसकी डिस्चार्ज रेट होती है। स्प्रिंकलर प्रेशर कितना होता है, जो स्प्रिंकलर लगा होता है उसमें प्रेशर से चलता है, पहले ही बोला था प्रेशर पंपिंग यूनिट से, प्रेशर कितना होता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका प्रेशर है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये डिस्चार्ज रेट और ये प्रेशर याद रखना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे देख लेते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, 60% इसकी होती है, ये भी याद रखना। स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर यूज एफिशिएंसी 60% होती है। मच सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्रीज 40% इन इरिगेटेड एरिया, 25 से 50% वाटर की सेविंग होती है, 40% इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, और सेम वाटर से सेम एरिया में अगर सिंचाई करें तो स्प्रिंकलर इरिगेशन 40% एरिया को ज़्यादा सिंचित किया जा सकता है। इंक्रीज 40% इरिगेटेड एरिया विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। अबाउट 40 to 60, 40 से 60% सेविंग इन लेबर कम्पेयर टू, लेबर की भी कमी होती है सरफेस इरिगेशन। इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर, ये भी अच्छी बात है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाता है, ऐसी कौन सी मेथड है इरिगेशन की जो फ्रॉस्ट से और हाई टेम्परेचर से उसकी प्रोटेक्ट करती है क्रॉप को, रक्षा करती है क्रॉप की, तो वह स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन लगातार चलता रहेगा तो उसमें फ्रॉस्ट जो पाला बोलते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगली मेथड अपन देख लेते हैं, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस, ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, इजराइल में। इसको इजराइल ने इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, और ये सबसे लेटेस्ट मेथड है, वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड। ड्रिप इरिगेशन इजराइल में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको ड्रिप या ट्रिकल भी बोलते हैं। ठीक है, लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। ड्रिप आपको देख लेते, पहले डायग्राम देख लो, ये यहाँ पे इमीटर लगे होते हैं, ये जूम हो गया, ये जो इसमें लगे हुए हैं मित्रों, मोदी जी के जैसे मित्रों, ये जो लगे हैं ये इमीटर लगे हैं, ये जो लगे हुए हैं ये सब इमीटर है, इमीटर्स लगे होते हैं, तो इनसे यहाँ से पानी जाता है। ड्रिप ये डायरेक्ट कहाँ है, जैसे ये पौधा है आपका, ये पौधा है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये प्लांट है, तो ड्रिप इरिगेशन से जो सिंचाई होती है यहाँ डायरेक्ट प्लांट में होती है, उसकी जड़ में होती है, इसलिए इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, पानी की सेविंग भी ज़्यादा होती है। अब थ्योरी देख लेते हैं क्या लिखा है वहाँ पे, एक बार वैसे मैंने आपको समझा दिया लेकिन देख लेते हैं। लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन विच इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन एरिया विथ वाटर स्कैर्सिटी, जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे कौन सी मेथड अपनाई जाती है, ड्रिप इरिगेशन। एंड साल्ट की प्रॉब्लम, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जहाँ पानी की ज़्यादा कमी हो और सैलिनिटी को कौन सी इरिगेशन मेथड के द्वारा
ठीक किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, तो उसका नाम है ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन, जो इसको इजराइल में डेवलप किया गया था। साल्ट इरिगेशन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो क्या रखना, साल्ट साल्ट सैलाइन सॉइल के लिए कौन सी सूटेबल है, क्वेश्चन ऐसा आता है, विच इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल, तो आपको ड्रिप इरिगेशन उसमें आंसर करना है। दिस इरिगेशन इज डिफाइंड एज द प्रेसिज बट स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर एज डिस्क्रेट ड्रॉप और कंटिन्यूस ड्रॉप थ्रो मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड इमिटर्स। इमिटर मैंने आपको बताया, इमिटर लगे होते हैं, उनके द्वारा होता है। लोकेटेड एट सेलेक्टेड पॉइंट अलोंग वाटर डिलीवरिंग लाइन्स, सेलेक्टेड पॉइंट होते हैं बीच बीच में, और उनसे द्वारा पाइप पानी को छोड़ा जाता है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व द स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप और द रूट जोन ऑफ क्रॉप, बूंद बूंद की, इसको बूंद बूंद सिंचाई, हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कहाँ पे, जड़ों में, डायरेक्ट क्रॉप की। इन दिस मतलब वाटर यूज वेरी इकोनॉमिकली सिंस लॉस ड्यू टू डीप परकोलेशन सरफेस इवोपोरेशन आर रिड्यूसिंग। इवोपोरेशन को भी कम किया जा सकता है और परकोलेशन को भी कम किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट सुटेड इन वाटर स्केर्सिटी एरिया वेयर वाटर क्वालिटी इज मार्जिनल। वाटर की कमी हो उस एरिया के लिए बेस्ट सुटेबल है, वाटर की क्वालिटी मार्जिनल हो वहाँ भी सुटेबल। टोपोग्राफी इज अंडुलेटिंग और स्टीप, सोयल डेप्थ इज रेस्ट्रिक्टेड, लेबर इज एक्सपेंसिव, क्रॉप वैल्यू इज हाई। लेबर महंगी पड़ती है क्योंकि उसको लगाएंगे, सेट करेंगे तो लेबर तो लगानी पड़ेगी, लेकिन क्रॉप वैल्यू कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे क्रॉप की वैल्यू अपनी ज़्यादा हो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे क्रॉप की वैल्यू ज़्यादा हो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है ड्रिप इरिगेशन। ये होते हैं इमिटर्स। अब एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या लिखा है, ड्रिप इरिगेशन का एडवांटेज क्या है, सुटेबल फॉर वाटर स्केर्सिटी एरिया, वाटर सेविंग कितना, स्प्रिंकलर में कितना परसेंट होता है, 25 से 50%, इसमें कितना 50 से 70% पानी की बचत होती है। कंप्लीट टू इरिगेशन इफिशिएंसी 90%, सबसे ज़्यादा अगर इरिगेशन इफिशिएंसी है तो 90% किसकी है, ड्रिप इरिगेशन की, और पानी कितनी बचत होती है 50 से 70% कंपेयर टू सरफेस मेथड ऑफ फर्टिलाइजर, सरफेस मेथड इरिगेशन और केमिकल। इसी के अलावा फर्टिलाइजर कैन बी इफिशिएंट अप्लाई, फर्टिलाइजर को भी एक सेल्स में यूज किया जाता है, इफिशिएंटली यूज किया जाता है, केमिकल को भी। अप्लाइड टू इंडिविजुअल और सेपरेट प्लांट, डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर पर ड्रिपर इज जनरली, पर ड्रिपर, वो जो ड्रिपर लगे होते हैं इमिटर उनकी बात हो रही है, पर ड्रिपर कितनी होती है 1 लीटर प्रति आवर, उसमें कितनी 1000 लीटर प्रति घंटे, इसमें कितनी 1 से 8 लीटर प्रति आवर पर ड्रिपर। प्रेशर कितना होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगर फर्टिलाइजर इसके थ्रू दे रहे हैं ड्रिप इरिगेशन तो उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। अगर हर्बिसाइड दे रहे हैं ड्रिप इरिगेशन में, टैंक में मिला के घोल दिया तो उसको बोलते हैं हर्बिगेशन। आल्सो पॉसिबल अप्लाई विद ड्रिप थ्रो वेंचर। मोस्ट सुटेबल वाइडली स्प्रेड क्रॉप, जो दूर दूर क्रॉप होती है उनके लिए बेस्ट सुटेबल। वैसे तो नहीं गेहूँ में आप जगह जगह ड्रिप इरिगेशन करो, नहीं कर सकते, जो वाइड या जिसमें स्पेस ज़्यादा होती है उसमें यूज किया जाता है। ऑर्चर्ड ट्री में यूज किया जाता है, बिल्कुल जाता है। ग्रीन हाउस में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल में। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल में कौन सी इरिगेशन मेथड यूज किया, ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं। ड्रिप को टाइपून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टाइपून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन इन शुगर कैन मॉडिफाइड ड्रिप। टाइपून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप भी होती है लेकिन शुगर कैन में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। तो क्या लिखा है, इन शुगर कैन मॉडिफाइड ड्रिप इन दिस मेथड ए पर्टिकुलर वेट डेप्थ मेंटेन एट पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज। ठीक है, ड्रेनेज है, थोड़ा सा और बचा, इसको पढ़ ही लेते हैं। ड्रेनेज का मतलब होता है निकासी। ड्रेनेज मतलब निकासी, पानी को बाहर निकालना। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नोन एज फ्रॉम फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। जो फ्री वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, उसको बाहर निकालना ही क्या होता है, ड्रेनेज कहलाता है। 2 प्रकार से होता है, एक तो सरफेस ड्रेनेज, नाली बना के अपन ने निकाल दिया पानी, एक और सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज अपने इंडिया में नहीं गया, अब सरफेस ड्रेनेज होता है। कई कई जगह पे होता भी, लेकिन इतना फेमस नहीं है कि सभी करते हो। तो ड्रेनेज की 2 मेथड है, सरफेस ड्रेनेज
सब सरफेस ड्रेनेज। अब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला सिंपलेस्ट चीपेस्ट मेथड है। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ड्रेनेज की सबसे सिंपल मेथड और सबसे चीपेस्ट सस्ती मेथड कौन सी है, तो सरफेस ड्रेनेज इज द सबसे चीपेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है। मोस्ट कॉमन इन इंडिया बाय डिगिंग ओपन ड्रेन्स एट सुटेबल इंटरवल डेप्थ। खाई खोद देते हैं, उसको पानी निकालते हैं। गाँव में आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, आप लोग भी गाँव के ही हैं, कुछ लोग सिटी के होंगे उन्हें नहीं देखा होगा, लेकिन जो लोग गाँव से हैं उन्हें देखा होगा कि कैसे पानी को बाहर निकालते हैं। ड्रेनेज ऑफ ए फ्लैट एरिया वेयर स्लोप लेते हैं, मतलब जो सरफेस ड्रेनेज है वो ऐसे एरिया में क्या है जहाँ स्लोप ज़्यादा ना हो। अगर स्लोप थोड़ा सा स्लोप वहाँ चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा इतना स्लोप है आपकी सॉइल में, तो अगर आप उसमें ड्रेनेज करोगे तो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, तो वहाँ पे अपन सरफेस ड्रेनेज नहीं कर सकते, स्लोप लेते हैं। एक होता है ब्रॉड बेड फ्लो सिस्टम। ब्रॉड बेड में क्या होता है, जो सोइल होती है उसको कितने फील्ड को कितने में 120 से 150 सेंटीमीटर विथ बेड और वाइड फरो में बांट देते हैं। अबाउट 0.5 स्लोप, अगर 0.5 से ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, उसमें फ्री ड्रेनेज होता है। क्रॉप को कहाँ उगाई जाती है, बेड पे क्रॉप को उगाई जाती है, जो रिज बेड होती है। हैविंग 2 और मोर देन 2 रो इच, द बेड्स आर 15 सेंटीमीटर एच। जो बेड्स बनाए जाते हैं ब्रॉड बेड फ्रो में, ऐसे बेड्स बनाए जाते हैं, वो 15, उनकी जो ऊंचाई होती है कितनी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट कर दिया। BBF ब्रॉड बेड फ्रो मेथड आर वाइडली प्रैक्टिस इन ग्राउंडनट क्ले सॉइल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। BBF ब्रॉड बेड फ्रो मेथड आर वाइडली प्रैक्टिस इन ग्राउंडनट क्ले सॉइल, याद रखना इस चीज को। अब बात कर लें सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस वही जैसे सब सरफेस इरिगेशन होती है मिट्टी के नीचे, वही टाइल्स, ये 2-3 प्रकार की होती है, या तो वर्टिकल ड्रेनेज बोल दो या टाइल ड्रेनेज बोल दो। टाइल मतलब जो टाइल्स होती है जो अपने घरों में लगाते हैं, वैसे टाइल्स से लगा के नाली बना देते हैं सब सरफेस के नीचे, तो उसको टाइल्स ड्रेनेज बोलते हैं। एक होती है मोल ड्रेन होती है, उसको मोल ऐसी नाली टाइप की बना देते हैं क्ले सॉइल के लिए सूटेबल। याद रखना, पर्पज टू लोअर डाउन द ग्राउंड वाटर लेवल बिलो रूट जोन सब सरफेस ड्रेनेज इंक्लूड। सब सरफेस ड्रेनेज में एक टाइल ड्रेनेज होता है, इसमें परफोरेट पाइप का यूज किया जाता है, टाइल्स का यूज किया जाता है। मोल ड्रेनेज होता है, इसमें टाइल बनाकर भूमि से सब सरफेस से पानी को बाहर ड्रेनेज कर दिया जाए। जो पानी होता है वो ग्रेविटेशनल होता है, फ्री वाटर होता है। एक होता है वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज मतलब ये हो गया वर्टिकल, ऐसे खाई खोद देते हैं जिससे पानी नीचे बहकर चला जाता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल ड्रेनेज। ड्रेनेज बाय डिगिंग वेल्स कॉल्ड वर्टिकल, मतलब खाई बोल दो या फिर कुआं बोल दो, ऐसे टाइप से जगह जगह ये बना दीजिए तो पानी नीचे चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल ड्रेनेज। दिस प्रैक्टिस कॉपी गार्डन, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। डिगिंग बाय वेल्स इसको वर्टिकल ड्रेनेज बोलते हैं। कॉपी गार्डन में कौन सी ड्रेनेज की मेथड अपनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ड्रेनेज, कॉपी गार्डन के लिए यूज की जाती है। वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए 2 चीज़ है, 2 इंस्ट्रूमेंट का, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, उनका यूज किया जाता है वाटर को मेजरमेंट करने का। एक होता है ओराइफिस टू मेजर वाटर इज कंपेरेटिव स्मॉल स्ट्रीम लाइक फ्लो, मतलब छोटे स्ट्रीम लाइक फ्लो, जिसमें छोटे स्ट्रीम पानी फ्लो होता है, वहाँ पे इसको मेजर करने के लिए ओराइफिस का यूज किया जाता है। बॉर्डर स्टेप फ्लो चेक बेसिन में ओराइफिस का यूज किया। एक होता है वियर्स यूज टू मेजर फ्लो इन इरिगेशन चैनल और डिस्चार्ज ऑफ चैनल आउटलेट एट द सोर्स ऑफ, या बड़े जो फ्लो होता है, बड़े चैनल से वाटर फ्लो होता है, वहाँ वियर्स का यूज किया जाता है, ओराइफिस का यूज किया जाता है। यहाँ से स्मॉल स्ट्रीम लाइक फ्लो जो अपने चेक बेसिन होती है, स्ट्रीप बॉर्डर स्ट्रीप फ्लो होती है, या चेक बेसिन जो होती है, वहाँ पे ओराइफिस का यूज किया जाता है। और बिग जो फ्लो होते हैं या फिर वाटर चैनल होते हैं, वहाँ पे वियर्स का यूज किया है। इसकी इक्वेशन है, आप इसको याद कर लेना, देख लेना एक बार। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में बुरा नहीं मानना उस चीज़ का,
कि कुछ जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए उनके लिए, जो REO है, RHU है। तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोग मैंने अभी REO है तो बोले RHU का फॉर्म डालेंगे, कुछ RHU है तो REO का फॉर्म डालेंगे, और फॉर्म डालेंगे सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो ऐसा दोनों ही पोस्ट सेम है। अगर इसका पोस्ट में कोई अंतर होता, इसका वेतन ज़्यादा होता, सैलरी बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो फिर क्यों इधर से उधर। इससे क्या होता है दोस्तों, नुकसान होता है। किसका नुकसान होता है? अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों का, इन लोगों का जो तैयारी कर रहे हैं उनका नुकसान होता है। कैसे? जैसे मैं हूँ, मैं आज अपनी REO की पोस्ट छोड़ के RHU ज्वाइन करता हूँ, तो मैंने एक सीट यहाँ खराब कर दी। कुछ लोग तो और ऐसे हैं कि पहले REO थे, फिर उन्हें RHU ज्वाइन कर लिया अभी, अब RHU को छोड़ के REO ज्वाइन करने वाले हैं, तो 2 सीट हो गई नहीं खराब। तो मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा ना करें, कि दोनों ही पोस्ट बराबर है। हाँ, आप एलिजिबल हो, SHDO का एग्जाम दीजिए, SHDO दीजिए, लेकिन REO और RHU जो पहले से बन चुके हैं वो मेरे हिसाब से इसमें अप्लाई नहीं कीजिए। बाकी आपकी इच्छा, जो आपका मन होगा वही करेंगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगली क्लास में। आप इसको अच्छे से पढ़ना, और जैसे मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ वैसे इसको साथ साथ याद करते भी जाना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।